10 जनवरी 2004 को मैं अपना रीबर्थ मानता हूँ। 5 अप्रैल 1982 को मेरा पहला जन्म हुआ था। 10 जनवरी 2004 को मेरा दूसरा जन्म हुआ था। वो कह रहा है मैंने सब कुछ छोड़ के दुनिया सजाई मैंने तेरे लिए, कस्टमर को बोल रहा है। 10 जनवरी 2004 मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ में मैंने सोचा कि हम वृंदावन चलते हैं। द टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग ऑन दिस गर्ल, विद दैट टाइम इफ आई कैन ट्रेड ऑफ टू माय बिजनेस आई कैन डू मच 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 बेटर। आप दोनों से इंटरव्यूइंग स्किल सीखने चाहिए। मेरी कंटेंट की टीम से मिलवाना इनको भाई, क्योंकि आपने जो सवाल किया है सवाल भी किसी ने नहीं किया। हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, नॉनसेंस। देखो दो तरह का म्यूजिक संगीत ज़्यादा पॉपुलर होता है मेरी दृष्टिकोण में, जो मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक जिससे भगवान का गुणगान होता हो, एक जिससे अपनी इंद्रियों को तुष्टि होती हो। इसमें गुच्ची का रूल नहीं है कि नहीं। देखो गुच्ची और पुच्ची इन दोनों से दूर रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। सेवा पे फोकस करो। और सर रात का तो बताओ। रात में क्या करते हैं? किससे बुलाया इंटरव्यू के लिए? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वगैरह वगैरह विद यम राज। एंड आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उनकी तारीफ में क्या क्या बोले। उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहें, बिजनेस कोच कहे, एंटरप्रेन्योर कहें, या विवेक बिंद्रा ही कह रहे थे ना? विवेक बिंद्रा सर। तो सर पहला क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि और बताओ क्या चल रहा है, क्या लाइफस्टाइल है। और अभी आपको मैंने देखा, आपकी घड़ी देखी मैंने, आपके जूते देखे, मैं तो हो गया एकदम। अब थोड़ा घड़ी के बारे में बताओ ना, कौन सी घड़ी है, कितने की है, जूते बता दो कौन से, बेल्ट बताओ सर पहले, ब्रांड कौन सा है। ऐसे इंटरव्यू के लिए लायो। हाँ मेरी घड़ी, मेरी बेल्ट, मेरा गाड़ी, ये सब के ब्रांड्स में नहीं बताता मैं। सर वो ब्रांड खुद बता रहे हैं, लिखा हुआ है उस पे। हाँ ठीक है। देखो नहीं देखी ना, मैं छुपा ली। देखो हम असली जो काम है ना, वो कस्टमर की लाइफ में जो वैल्यू क्रिएट करना है वो इम्पोर्टेंट है। मैं ये दिखाऊं तुम मुझे पैसे दे रहे हो, मैं घड़ी खरीद रहा हूँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, वहाँ से यहाँ आ गए तुम मुझे पैसा दो मैं घड़ी लूँ, दैट्स बैड। अब लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें लाइफ में बाय प्रोडक्ट है। असली फोकस क्या है? असली फोकस ये है कि हर समय कस्टमर से पूछते रहो कि क्या आपकी प्रॉब्लम चल रही है, और बताओ वगैरह वगैरह, और बताओ दैट्स द रियल फैक्ट। किसी क्लाइंट के पास जाते हो, घड़ी बांध के जाते हो, इफेक्ट पड़ता है कुछ कि हाँ इसने घड़ी गुची की है तो कुछ तो करके दिखाया? नहीं, मैं किसी क्लाइंट के पास जाता नहीं। भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिए। क्लाइंट आते हैं तो भी। हाँ जी, तो क्लाइंट आते हैं तो हमारे पास सेल्स की टीम भी बिल्ड करा दी भगवान ने, वही डील कर लेते हैं उनसे। हमारा काम है विजन और स्ट्रैटेजी बिल्ड करना। क्लाइंट के साथ मिलने का भी समय जा चुका है अभी, मतलब उसके लिए तो लीडरशिप बिल्ड हो गई है ना अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। आपकी क्या दिनचर्या रहती है? अब कैसे आप टीम इकट्ठी कर ली है? ये अच्छा, हाँ देखो, स्वास्थ्य, साधना, स्वाध्याय, ये 3 चीज़ें सुबह रहती हैं। स्वास्थ्य का मतलब वर्कआउट सॉलिड। कितने बजे उठ जाते हैं? कभी मैं बहुत दिन तक उठता हूँ, फिक्स करता हूँ सवेरे 4:45 उठने का। फिर कभी कभी ऐसे लगते हैं दिन बहुत टफ हो जाते हैं, तो फिर मैं 6 घंटा सो के उठता हूँ। जैसे अगर रात को बहुत लेट सोया तो 6 घंटे सो के उठता हूँ। पर फिर भी आई एम ए मॉर्निंग गाय। मैं कितना भी लेट उठ जाऊँ, सो जाऊँ, फिर सुबह ज़्यादा देर तक सो नहीं पाता। तो पहले उठते ही साधना मतलब अपना जप करना, मेडिटेशन करना, भगवान को याद करना, उनको धन्यवाद करना, मंत्र जाप करना और कृष्ण कीर्तन करना, तो हो गया साधना, भगवत गीता पढ़ना। फिर आता है स्वास्थ्य, वर्कआउट करना। फिर आता है स्वाध्याय, यानी कि खुद पढ़ना, खुद सीखना। फिर आता है सेवा, जो कि ऑफिस में आकर के पूरा दिन करना। तो ये 4 S से अपना जीवन चलता है। सबसे पहले साधना, उसके बाद स्वास्थ्य, फिर अपना स्वाध्याय यानी कि स्वयं पढ़ना, और चौथा उसके बाद सेवा, जो पूरा दिन में करते हैं। इसमें गुच्ची का रूल नहीं है कि नहीं। देखो गुच्ची और पुच्ची इन दोनों से दूर रहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे जीवन में। सेवा पे फोकस करो। और सर रात का तो बताओ। रात में क्या करते हैं? किससे बुलाया इंटरव्यू के लिए? शाम को आपका दिनचर्या, मतलब अगर सरल भाषा में पूछूं। ऑफिस से घर, बहुत स्पीड पे फट एकदम सीधा घर, और उसके बाद रात को साधना कुछ। अभी मैंने ना पीयूष गोयल जी के साथ था, एक मंत्री जी, उन्होंने वेब सीरीज मुझे बड़ी अच्छी बताई, तेलगी स्कैम। तो मैंने अभी शुरू की है, वो पहला एपिसोड निपटा है, ट्राई मारूंगा। वो मेरा ये रहता है कि भाई चलो ठीक है, जो भी चीज़ अपने को हमारे गोल में मदद करती हो, कंट्रीब्यूट करती हो, वो कंटेंट थोड़ा देखा, समझा, लाइट होना चाहिए, बहुत स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, और सो गए उसके बाद में। हंसी मजाक वाले जो वीडियोस चलते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो तो हल्के फुल्के होते हैं, वो तो देखते होंगे आप रील्स में? एक्चुअली मैं तो देख लूँगा, लेकिन मुझे दिखते नहीं हो। आपकी फीड पे नहीं आते हैं? मेरे फीड में आ ही नहीं रहे। मैं एल्गोरिथम सेट कर रखा है आपने? ना, मैं क्या, एल्गोरिथम ने मेरे को सेट कर रखा है। वो मुझे दिखाई वही चीज़ रहा है जो मेरे काम की है। तो मैं ट्राई मारता हूँ कि कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाए। ऐसे मैंने 2-3 एपिसोड आज तक कपिल शर्मा शो के देखे हैं, और उतने में ही मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उतने में मैं उनको बहुत मानता हूँ। वो बहुत रीजनेबल, बहुत सिंसियर कॉमेडी करते हैं। बीच में कभी ऐसा हुआ भी था कि वो थोड़ा बहुत ख़राब गए, तो वो अपने आप में ही इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं,
इतने रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो उसको खुद से ठीक कर लेते हैं। थोड़ा बहुत भी कस्टमर का फीडबैक आए, प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करता है, डायरेक्टर उनके साथ बैठता है, डीओपी बैठता है, एक दो चीज़ें कंटेंट वाले समझाते हैं। तो इतना लंबा लेगेसी उन्होंने बिल्ड किया है। तो 3 या 4 एपिसोड, एक मैं देख पाया था सुधा मूर्ति वाला, जिसमें रवीना टंडन थी, सुधा मूर्ति थी, एक देवी थी जिनको ऑस्कर में अवार्ड मिला था, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, पर सुधा मूर्ति ने पूरा शो कैप्चर कर लिया था। बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, सिंप्लिसिटी से मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ उनके। तो लाइट मोमेंट ना हमारे ऑफिस में लीडरशिप के साथ भी होता है। लोग उनके साथ दोनों सारे मोमेंट, सारे इमोशन, सारे रिश्ते उन्हीं के साथ निभा लेता हूँ मैं। उन्हीं के साथ रो भी लेते हैं, डांट भी लेते हैं, हड़का भी लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, हंस भी लेते हैं, नाच भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, और जो ये सब को हम सेवा मान लेते हैं। सर कभी ऐसा नहीं होता कि अरे आज नहीं उठूंगा, आज सोता हूँ थोड़ा थोड़ी देर नहीं यार, मेरे बस की नहीं है ये। मैं चाहूँ भी तो नहीं कर पाता है, मैं चाह के भी नहीं कर पाता। मेरे को उठते ही लगता है लेट हो गया, हमेशा ही ऐसा हुआ है, उठते ही लगता है लेट हो गया। मतलब जितना भी जल्दी उठूँ, थोड़ा और जल्दी उठ सकता था, बस। मैं वो आज नहीं उठूंगा, वो मेरे डीएनए में आता ही नहीं है कभी भी, कभी नहीं। संडे होगा आता कोई ही नहीं। एक दिन ऐसा था जब मैं किसी मेडिकेशन पे था, उस दिन मैं 8.5 घंटा सो गया था कंटिन्यूस एक बार में। तो वो गिल्ट मुझे आज तक है माइंड में मेरे, क्या 8.5 घंटा सो गया मैं। हमें मेरे लगता है थोड़ा और सो लगा लेते। 8:30 बजे उठ गया, ये गिल्ट रहता है। तो सर हमने थोड़ा बहुत आपके बारे में जो पढ़ा अपने रिसर्च में, हमने देखा आपने शायद दिल्ली से ही स्कूलिंग करी है। हाँ, सेंट जेवियर स्कूल से। सर अब गुस्सा आता है आपको वैसे? हाँ हाँ, क्यों, कमाल है, बिल्कुल। हनुमान जी को भी आता है, पूरी लंका लपेट के आ गए। तो वो तो सेवा के लिए गुस्सा जरूरी है। आपको गुस्सा दिखाना है, गुस्सा होना नहीं है। एक बार नारद मुनि ने एक सांप को शिष्य बना लिया था। कथा लंबी है, 30 सेकंड में बताता हूँ। सांप को जब शिष्य बनाया उन्होंने, सांप समर्पित हो गया उनको। नारद मुनि ने दीक्षा दे दी, वो हरिनाम जप करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोगों को लगा भाई सांप बदल गया, काट नहीं रहा है, डस नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो उसको कभी पत्थर मारते, रिटायर, वो कीर्तन करता, जोर से मारते तो भी कीर्तन करता। फिर कुछ बच्चों ने सांप को उठाए घुमाना शुरू कर दिया, उसको पूंछ बना के लटका करके इधर पटक, इधर मार, खेले उससे, रस्सी कूदे सांप के साथ में। 2 साल के बाद जब नारद मुनि वहां से निकले, सोचा अपने शिष्य से मिलता हूं मैं। वो देखा सांप पूरा चोटिल, खूनम खून, बुरा हाल सांप का। ऐसा सांप के साथ हाल हो गया, देखा क्या हो गया मेरे शिष्य को। नारद मुनि भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, क्या किया ये? बोले आपने कहा था बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, काटना नहीं है, डसना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। इस तरह मैंने ऐसा हो गया तो लोगों ने मुझे मारना। फिर गलत। उन्होंने बोला क्या? मैंने डसने को मना किया था, फन दिखाने को थोड़ी मना किया था। जरूरत पड़ेगी तो फन दिखा दो, डसना नहीं है। तो मुद्दा ये है कि गुस्सा होना नहीं है, गुस्सा कभी कभी दिखाना पड़ता है सेवा के लिए। तो वो करते हैं, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर क्या है, फिर हमारे को भी लोग समझते कई बार फिर छोड़ देते हैं ना, कह रहा है बोलते रहते हैं, वो वाली बात होती है। बचपन का कोई गुस्सा हो जो आपको याद हो कि हाँ तो जैसे अभी आपने बोला कि मैं लेट उठा था, तो मेरे दिल में कभी बहुत गुस्सा किया हो किसी पे, वो आपको लगता हो कि तब बहुत ज़्यादा कर दिया था? हाँ, एक बार मेरे साथ में मेरे सारथी है सोनू ड्राइवर, उन पर बहुत गुस्सा किया था मैंने। तो मेरे को बाद में लगा था गलत किया मैंने, यार है ना। मुझे लगा इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था उसको, तो नौकरी से निकाल दिया था? हाँ, मेरा प्रॉब्लम ही यही है, मैं नौकरी से नहीं निकालता, गुस्सा कर देता हूँ। वो बोलते सर नौकरी से निकाल दो, वो ठीक है, गुस्सा मत करा करो, आपको आपसे इतना प्यार करते हैं। मैं नौकरी से निकालता नहीं किसी को भी, मुझे लगता है कि मौका देना चाहिए, और मौका देना चाहिए, और मौका देना चाहिए। इतने पॉजिटिव आप बचपन से थे या धीरे धीरे अपने आपको? नहीं, मैं पॉजिटिव नहीं, प्रोग्रेसिव हूँ। दोनों में फ़र्क है। पॉजिटिव मतलब कुछ भी हो रहा, मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। प्रोग्रेसिव मतलब गलत हुआ है लेकिन आगे बढ़ते हैं, दोनों में फ़र्क है। गलत हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ, नेक्स्ट न्यू बेटर, गलत तो नेक्स्ट न्यू बेटर। और क्योंकि मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए, बहुत दूर जाने के लिए, तो मैं प्रोग्रेसिव हूँ। पॉजिटिव हिस्सा है उसका, पॉजिटिव इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर, एब्सोल्यूट फैक्टर इज प्रोग्रेसिव। व्हेन यू आर प्रोग्रेसिव तो आप कितना भी नीचे गिरा दे, आप उठ के आगे बढ़ पाओगे। जब आप पॉजिटिव हो तो आप चीज़ को क्या करोगे, आप चीज़ को गलत दृष्टिकोण से जबरदस्ती अपने आप को बताओगे नहीं ठीक है ये अच्छा हो रहा है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सही की तारीफ करो, गलत को बता दो ये गलत है, लेकिन उसको मन में मत रखो, आगे बढ़ो और उससे अगले मिनट इतनी अच्छी बात करो कि उसको याद भी ना रहे कि आपने उसको डांटा भी है। सर जैसे आपकी इमेज है यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे हर जगह की स्ट्रॉन्ग है कि इमोशनल टफनेस है और मोटिवेट करते हो, आप कभी वल्नरेबल होते हो, कभी दुखी, सैड, अकेले में? हाँ, होता हूँ। गुड क्वेश्चन, कभी किसी ने पूछा नहीं ऐसा क्वेश्चन, पहली बार पूछा है। तब होता हूँ जब कोई बायोपिक देख रहा हूँ और उसमें बहुत कठिनाई के बाद आदमी जीत गया हो, व्हेन ही इज द विनर, तो मेरी आंख में बहुत आंसू आते हैं। मुझे याद नहीं आती, शायद ये कोई बायोपिक ऐसी होगी जिसे मैं रोया ना हूँ,
हर बायोपिक में, मतलब मैं तो गुंजन सक्सेना मूवी तो शायद ही किसी ने देखी हो, कम लोग देखते थे, लोग कहते थे फ्लॉप। मैं तो बहुत 2 बार देखी मूवी, और ये फीलिंग मुझे पहली बार पता चली जब मैंने पहली बार लाइफ में मूवी देखी थी जो जीता वही सिकंदर, जिसमें आमिर खान लास्ट में साइकिल रेस जीता था। ओफ, आज भी अगर देख लूँ तो आज भी रो पड़ता हूँ साइकिल रेस को। तो जो विनिंग मोमेंट्स है ना, वो मेरे अंदर इमोशंस को बहुत बढ़ा देते हैं। तो आई एम अ विनर बाय नेचर, बाय कैरेक्टर, और आजू बाजू किसी को जीतते हुए देखता हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे इमोशनल करती है वो होते हैं बच्चे। अगर कहीं बच्चे मिल जाए तो मैं सारे काम छोड़कर उनके साथ बैठ जाता हूँ। तो 2 चीज़ें मुझे लगता है कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा मेरे इनहेरेंट नेचर में है, एक जीतना और एक बच्चों के साथ समय बिताना। जैसे बायोपिक मैंने देखी थी मिल्खा सिंह, पाक मिल्खा बाग आपने देखी, वो एंड रेस और पूरी फिल्म ही वो बहुत इंस्पायरिंग और बहुत मोटिवेटिंग। अमेजिंग, अमेजिंग। वो देखने के बाद ना, मैं तो बताऊँ आपको, सुल्तान मूवी फिक्शन थी, जिसमें सलमान खान लास्ट में पीटता पाटता और जीत जाता है, और उसमें एक आदमी का हाथ टूट जाता है, कोई उसमें नीग्रो होता है जिसका, वो बोलता है कि ये सुल्तान का दावा है वो उठेगा नहीं। वो पीछे जो स्पॉन्सर था उनका बोलता है सुल्तान का दावा वो उठेगा नहीं। वो स्पोर्ट्स बेस्ड थी, वो जीता था, बायोपिक नहीं थी, फिक्शन थी। मैं तो उसमें भी बहुत रोया था। तो जीतते हुए को देख लो ना, तो मेरे में फ़र्क ये आता है कि मैं उसको अपने अंदर छाप लेता हूँ। मैं एंटरटेनमेंट की तरह नहीं देखता, मतलब ऐसा नहीं है कि अपने को प्रिपेयर कर रहा हूँ, नेचर में नहीं है, एडुटेनमेंट की तरह देखता हूँ। इससे मैंने क्या सीखा, तो मैं 2.5 घंटे लगा के ROI नहीं निकला मूवी के बाद ना, तो मेरे लिए मूवी बेकार है। वो मैं उससे सीखा था, ये अपने मार्क ज़करबर्ग ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि वो उसको दूर वाले डिस्क में ले जाना चाहती थी। बोला पहले इस पे भी टाइम लगाओ, ट्रैवल पे भी टाइम लगाओ, पैसा भी लग ही रहा, चलो काम करो, ज़्यादा पैसा लग जाए लेकिन पास वाले डिस्क में जाएंगे क्योंकि मेरा ROI नहीं आ रहा। द टाइम दैट आई एम इन्वेस्टिंग ऑन दिस गर्ल, विद दैट टाइम इफ आई कैन ट्रेड ऑफ टू माई बिजनेस, आई कैन डू मच 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 बेटर। वहाँ से अपने को आइडिया। टी-शर्ट भी चेंज नहीं करता मैं तो, वार्डरोब चेंज किया। मेरी सिस्टर है, उसने मेरे कपड़े सारे उठा के फेंक दिए। क्या हुआ, मेरे एक बार ना यहाँ साकेत में मॉल है, तो मैंने अपने PA को भेजा, मैं कहा मेरे को शर्ट चाहिए। खैर ठीक है, शर्ट्स खरीद, वो कितनी, मैं कहा 10 शर्ट्स लेनी है, सारी पुरानी बहुत बर्बाद हो गई, पर ठीक है। गए एक दुकान में गए, देखा उस समय 42 साइज़ पहनता था मैं, तो 42 पिंक शर्ट, बेबी पिंक कलर, बहुत अच्छा, डबल कफलिंग लग जाएंगे, ठीक है, ले लिया। कह रहे सर नेक्स्ट, मैंने कहा नहीं नेक्स्ट नहीं, हो गया। बोले सर आप कह रहे 10 शर्ट लेनी है, मैं कहा 10 ही ली है, वो 10 कहाँ है, ये जो है इसकी 10 पैक कर दो। तो पहले मैं ऐसा था, फिर अभी थोड़ा थोड़ा ये है कि परिवार वालों ने, खास तौर से मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसने मेरे सारे वार्डरोब, उसने सारे कपड़े जला दिए मेरे, और कुछ कपड़े पीछे मेरे बाढ़ में डूब गए और कुछ उसने जला दिए, तो फिर वो नए आए। शॉपिंग जाते हैं आप अपने आप भी कभी? हाँ जाता हूँ। इंडिया में या दुबई में ही? नहीं दुबई शॉपिंग कौन दुबई करेगा, यहीं आजू बाजू मॉल में मैं पहले अपनी टीम मेंबर्स को भेज देता हूँ, उन्हें बताता हूँ मैं ऑफिस में हूँ, मैं हर आधे घंटे के बाद 2 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा। आप सब खाली फोटो खींच के भेजते जाओ, तो फोटो खींच के भेजते जाते हैं। हर आधे घंटे के बाद 2 मिनट मोबाइल देगा, उनको सेलेक्ट करा देता हूँ, ये सारी निकाल के रखो, ये साइज़ में निकाल के, साइज़ उनको पता ही है, वो सब निकाल के रखते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। वो 10 स्टोर पे गए, उसमें 3 स्टोर 0 डाउन किए, उसमें से 25 कपड़े उन्होंने 100 में से 0 डाउन कर लिए। 25 में गया, वहाँ जाके देखा, फट 15 लिए। अभी पीछे मैं गया था शॉपिंग पे, इरशाद होगा यहाँ पे साथ में, तो मैंने 12 मिनट में 12 शर्ट खरीदी थी, तो 12 मिनट में 12 अलग अलग शर्ट सारे। ये बचपन से आपको था कि ऐसे घड़ियों का शौक, जूतों का शौक जैसे होता है कि जब पैसे जाएंगे तब खरीदूंगा, ऐसा कुछ? ना घड़ी का शौक आज है ना बचपन में था, ना जूतों का शौक आज है ना बचपन में था। और बेल्टों का? हाँ बेल्ट खाने का था। स्कूल में आप बहुत शैतान थे, हाँ सर आपने सुना है। हाँ अरे कितना पिटाई होती थी कि उस टाइम, मुझे लगता है उस टाइम टीचर पीटते थे अच्छे हाँ, से अच्छा मारते थे सर स्कूल में हमें। नहीं 2 साइड है इसमें। देखो ये पूछो कितना पिटाई करते थे आप? करते थे टीचर की? अरे सर क्या बात है। देखो टीचर पंगा लेता नहीं था। टीचर हमारा नाम टेस्टिमोनियल केस स्टडी बेस्ड अप्रोच चलती थी दूसरे सेक्शंस में, विवेक बिंद्रा बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो पीट डालूंगा यहीं। तो वो टीचर्स नहीं मारते थे मेरे को, वो जानते थे बहुत सीरियस आदमी है, बहुत सीरियस है, बात कुछ भी बन सकती है। मैं मुआय थाई चैंपियन था नेशनल बैंटम वेट कैटेगरी में, और एक ही बार दिक्कत हुई थी जब मैंने ना एक जगह झगड़ा हुआ था क्रिकेट में सीनियर्स के साथ में। हम 9th में थे, वो 12th में थे, और हमारे साथ एक लड़का होता था सूर्यवर्धन सिंह, वो बहुत बढ़िया बैट्समैन था। तो उनके जो बेस्ट बॉलर थे ना, वो लेदर की बॉल, स्ट्रॉन्ग बैट, और बैट सही जगह जैसे ही कनेक्शन हुआ बॉल स्टेडियम के बाहर, वो बहुत चिड़े हुए थे। उन्होंने बीच में मैच बंद कर दिया, विकेट उखाड़ दी। तो हमने भाई बोला भैया क्या कर रहे हैं भैया, अब भैया ही बोलेंगे। अच्छा स्कूल में बड़ा असर होता है, 9वीं 12वीं में फ़र्क पड़ जाता है बहुत। बड़े होने के बाद लगता है 3 साल छोटा 3 साल बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है, स्कूल में उसका बड़ा एक अलग प्रकार का असर होता है। भैया बोले, अब उसने अपनी भाषा में थोड़ा गलत बात बोल दिया,
विकेट हाथ में लेके, भैया ने। हाँ भैया ने, और फिर उसमें सूर्या के उन्होंने पीछे पीठ 2 मार भी दिए, और जब मारे पीछे तो वो बेचारा ज़मीन पे लेट के ऐसे ऐसे और रोली पोली ऐसे होने लगा, हालत ख़राब थी उसकी बहुत। तो उस दिन मैंने फोर्स से एक पंच जो है ना उसके यहाँ पेट के साइड पे मारा था, तो उसकी 2 पसली टूट गई थी। तो वो मेरे को बहुत आज तक फील होता है वो भाई को, वो काफ़ी दिन बेचारा वो मतलब बेड रिडन हो गया था। तो 1-2 इंसिडेंट ना काफ़ी हो जाते हैं, जिससे उसके बाद फिर बाकी 12th तक दोबारा कभी ऐसा दिक्कत आई नहीं, किसी ने कभी दोबारा कुछ कहा नहीं। वो भी मैंने जानबूझ के नहीं किया था। जानबूझ के तो क्या सब पसली तोड़ दी आपने। अब क्या है देखो, अब ये Heat of the moment. हाँ ये भी कह सकते थे। वो सिद्धू साहब से भी हुआ था एक बार, नवजोत सिद्धू से, उनकी भी नहीं उनका तो खैर उन पे तो मर्डर का चार्ज लग गया था। मैं थोड़ा वो आदमी रिकवर कर गया, मेरे हाथ में इतनी जान नहीं थी। तो ये है, चलो ठीक है, दिस इज बैड, इट्स नॉट अ लेसन टू बी लर्न। अभी तो आप कह रहे थे सेवा में डाल देता हूँ गुस्से को, तब नहीं। अब अच्छा तब। हाँ, तो तब में अब में असर है, राइट? गुड क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्लैरिफिकेशन इज नीडेड। मैं तब बिफोर एंड आफ्टर थी मेरी लाइफ। जब मैं कॉलेज में मंदिर चला गया था, आश्रम चला गया था, ब्रह्मचारी जीवन बिताने चला गया था, तब वो उससे पहले का जीवन अलग था, उसके बाद का जीवन अलग है। उससे पहले तक मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी। तब मुझे संतों का आशीर्वाद, मेंटरशिप, गाइडेंस, डायरेक्शन मिली, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो वो मेरा पुनर्जन्म था, दैट वाज माई रीबर्थ। 10 जनवरी 2004 को मैं अपना रीबर्थ मानता हूँ। 5 अप्रैल 1982 को मेरा पहला जन्म हुआ था। 10 जनवरी 2004 को मेरा दूसरा जन्म हुआ था। तब मैं लगभग 22 साल का हो चुका था, मतलब 21 साल 9 महीने का हो चुका था मैं। 21 साल 9 महीने के से पहले मेरी लाइफ अलग थी, बाद में अलग थी, क्योंकि उसके बाद फिर उसके बाद तो अलग लेवल के एक्सपीरियंसेस हुए मुझे आध्यात्मिक जीवन को एक्सपीरियंस करते करते। वहाँ से कैरेक्टर बिल्ड हुआ, वहाँ से अंदर से बहुत शांति आई, गहराई आई, बहुत चीज़ों को गंभीरता आई जीवन के अंदर। उससे पहले तो जितना संगत थी, तो अब अगर आपको एक लेसन लेना हो तो लेसन ये, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर। उस समय मेरे फ्रेंड्स अलग थे, 2004 10 जनवरी के बाद मेरे फ्रेंड्स अलग हुए थे। तो वो मेरी लाइफ का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। ऐसा क्या, मतलब ऐसा वो मोमेंट क्या था कि हाँ जब सर, आप उस यही- अध्यात्म की ओर चले गए संतों के साथ? कि मतलब जैसे एक उठने बैठने मैंने लगे। काफी लोगों से सुना है, जैसे आप बड़े बड़े लोगों को सुना हो कि एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आ गया मेरी लाइफ में और सब बदल गया, मैंने कुछ देख लिया या किसी ने मुझे कुछ दिखा दिया। आप दोनों से इंटरव्यूइंग स्किल सीखने चाहिए, मेरी कंटेंट की टीम से मिलवाना इनको भाई, क्योंकि आपने जो सवाल किया है, सवाल भी किसी ने नहीं किया। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। 10 जनवरी 2004 मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ में मैंने सोचा कि हम वृंदावन चलते हैं, भगवान के दर्शन करने चलेंगे। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मैं अकेले आपके साथ जाऊंगी तो मुझे दिक्कत होगी, मम्मी को क्या बोलूँगी, सुबह जाएंगे रात को आएंगे, पूरा दिन लग जाएगा, 3 घंटा जाना 3 घंटा आना, वहाँ दर्शन करना, कुछ प्रसाद ग्रहण करना, समय लग जाएगा। तो मैंने बोला तो अपनी बाजू वाली सहेली को ले ले साथ में। वो मानी नहीं, वो नहीं मानी। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई तू चल, वो भी नहीं माना। अब जब तक इकट्ठे नहीं जाए तो दिक्कत है, मम्मी को कैसे बोले उसके भाई लेके जा रहे हैं वृंदावन। तो मैंने, वो लड़की को बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक़ था, तो मेरे दोस्त के पास बहुत बड़ी गाड़ी थी उस समय। तो मैंने बोला कि आज हम गाड़ी तू चलाएगी, हम तो साथ में बैठ के जाएंगे, और ये गाड़ी, मैंने गाड़ी का नाम बताया, कहती चलती हूँ। मेरे दोस्त को मैंने कहा चल, जिसकी गाड़ी थी, कह रहा नहीं जाऊँगा, मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा जो देवी जी तेरे साथ जा रही हैं उनके साथ तुझे अलग दिव्य दर्शन होंगे। तो जो मेरी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड थी, तो वो भी मान गया। तो ऐसे करके अपन चारों को मना लिया। पता नहीं भगवान ने क्या प्रेरणा दी अंदर से, ऐसी प्रेरणा दी वहाँ पे कि मैंने वो व्यवस्था किसी तरह से भगवान के माध्यम से कर दी। हम चारों चल पड़े वृंदावन। चारों गए, रास्ते में म्यूज़िक सुन रहे थे, खूब गपशप मार रहे थे अपनी, जो भी हंसी ठिठोली, रास्ते में कहीं रुके, कुछ सैंडविच बर्गर पकौड़े खाए, वहाँ पहुँच गए वृंदावन। वृंदावन पहुँचने के बाद हम भगवान के दर्शन कर रहे थे, अद्भुत नज़ारा था। वहीं पर हमारे को एक संत मिल गया अचानक। कहाँ से आए? उनका दिल्ली से। अच्छा, बोले आओ मेरे रूम में आ जाओ। अपने रूम में ले गए और थोड़ा पेड़ा प्रसाद सबको दिया चारों को, और पेड़ा प्रसाद देते देते चर्चा करने लगे। हमने कहा यहाँ थोड़ा बताइए वृंदावन के बारे में, हमें कहाँ दर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। बातचीत होने लगी। सब बातचीत में उन्होंने एक लाइन बोली, जो इंसान अंडा मीट मांस मछली खाता है, पर स्त्री गमन करता है, जुआ सट्टा लॉटरी खेलता है, उसको भगवान दर्शन तो दूर कभी सपने में भी नहीं आ सकते। तो अपने को उस दिन बड़ा फील हुआ, अपन इतने गंदे लोग हैं है ना, कि भगवान दर्शन तो दूर सपने में भी नहीं आ सकते। तो उस दिन मैंने सब चीज़ें छोड़ दी, प्योर वेजिटेरियन हो गया। वो गर्लफ्रेंड आई थी, वो उनके साथ आखिरी दिन था मेरा, और वो बेचारी दुखी हुई बाद में, वो अलग बात है। लेकिन उस दिन मैंने, वो डिफाइनिंग मोमेंट था मेरा, जब मैं सब कुछ चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं पूछा अब आगे क्या करना चाहिए? बोला साधना करनी चाहिए, जप करना चाहिए भगवान का, और शास्त्र पढ़ने चाहिए। मैंने शुरू कर दिया। अगले दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा भगवान की सेवा में। तो वो डिफाइनिंग मोमेंट था। तो कई बार ऐसा होता है, कृष्ण चूज़ कर लेते हैं आपको,
कि नहीं ये आदमी चाहिए मेरे को, इसको सुधारना है। सबसे अधम व्यक्ति पे भी भगवान सबसे ज़्यादा कृपा कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं करुणा सिंधु। करुणा मतलब मर्सी, सिंधु मतलब सागर। तो यानी कि भगवान कृपा, मर्सी, करुणा के सागर हैं, समुद्र हैं। हमारे जैसे कई पापियों के पाप को आसानी से धो सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो तो, और थोड़ा हमारा प्रयास। तो कृपा का मतलब ये भी होता है कर और पा, कृपा। तो थोड़ा थोड़ा हमने एफर्ट किया, भगवान ने बहुत रेसिप्रोकेट किया, वहाँ से जीवन बदल गया। आपकी आइडेंटिटी नहीं है इस चैनल की, इस तरह के कंटेंट की, पर ठीक है। नहीं सर, मेरा सवाल यही था कि जो आपके साथ दोनों आए थे उनका हुआ कुछ? उन दोनों का नहीं हुआ क्योंकि वो जो मेरा दोस्त था उसको फिर हमारे ही उसकी जो स्थायी जो उसकी मित्र थी वो भी फिर भक्ति के जीवन में लग गई साथ में, और फिर तब से हम लोग सब इकट्ठे आज भी मंदिर जाते हैं। वो भी विवाहित हैं और वो भी आते हैं मंदिर, हम साथ में ही शास्त्र भी पढ़ते हैं, साथ में हम आध्यात्मिक स्थानों पे तीर्थ यात्रा करने भी जाते हैं। हाँ, कभी कभी बाकी दुबई वगैरह भी और बाकी विश्व में और भी इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ जाना पड़ता तो वहाँ भी जाते हैं। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है दुनिया में, वृंदावन छोड़ के? बहुत स्मार्ट है। मालूम था क्या आंसर आएगा। वृंदावन छोड़ के सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूछ रहे हैं या हाँ कुछ और सर, पूछ रहे हैं? मजे वाली, मतलब आपको अच्छा लगता हो ये जगह सुंदर है वैसी कुछ? हाँ, तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। ये भी किसी ने पूछा नहीं, आज पहली दफ़ा रिवील कर देता हूँ मैं। एक जगह, अगर आप आउटसाइड इंडिया पूछ रहे हैं विद इन इंडिया? आउटसाइड सर। दोनों बता दीजिए सर। चलो दोनों बता देते हैं। हाँ। पहले आउटसाइड इंडिया बताता हूँ। आउटसाइड इंडिया मेरी फेवरेट प्लेस है मॉलडीव्स। मेरा एक क्लाइंट है, वो मेरे को कंसल्टिंग के पैसे देता है। उसका मैंने पिछले से पिछले साल 12 महीने का एक प्रोजेक्ट बना दिया, 18 महीने का प्रोजेक्ट बना दिया। 18 महीने तक हम मिलेंगे। वो बीच में रुक गया अभी प्रोजेक्ट, वो क्योंकि मैं बिजी हो गया। तो 18 में से 9 महीने लगातार हर महीने मैं 2 नाइट्स के लिए मॉलडीव गया हूँ, कंटिन्यूसली 9 महीने तक। और वो साथ जाता है भाई मेरे, और साथ जाता है, और उसकी शर्त ये होती है कि जितने उसने पैसे देने उस पैसे में मैं उसको 1 घंटे की कंसल्टिंग देता हूँ। लेकिन मैंने बोला मैं तुझे दूंगा 6 घंटे की कंसल्टिंग। डे 1 पे 2 घंटा, डे 2 पे 2 घंटा, डे 3 पे 2 घंटा। 6 घंटा दूंगा। डे 1 पे 2 घंटा दे के होमवर्क दूंगा, डे 2 पे होमवर्क दूंगा, डे 3 पे तेरे को 1 महीने का होमवर्क दूंगा। 2 नाइट 3 डेज़ के लिए हम जाते हैं। वहाँ मैं अपने कमरे में बंद हो जाता हूँ, ना उसको परिवार लेके जाना अलाउड है, ना मेरे को परिवार लेके जाना, ना उसको मित्र ले जाना अलाउड है, ना मेरे को मित्र। तो अपने कमरे में बंद हो जाता है, और हम 9 अलग अलग आइलैंड्स पे 9 महीने तक लगातार गए। आज वो अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, मेरा ट्रिप स्पॉन्सर करता है, और साथ में मैं उसको बोलता हूँ मुझे 6 घंटे का स्पा तेरे को स्पॉन्सर करना ट्रिप के साथ में। तो ओशन विला ले लेते हैं, अंदर समुद्र के अंदर अपना विला होता है, वहाँ अपना मेडिटेशन करना, कॉल्स करना ऑफिस में, जब करना, पढ़ना, अपना कंटेंट क्रिएट करना, और बॉडी को रेस्ट देना ताकि स्पा ले सकें। पैसे के पैसे कमा लेते हैं, खर्चा निकल आता है, बार्टर भी हो जाता है थोड़ा, और उसके अलावा मेरे को अपना गैप मिल जाता है। आप पूछ सकते हो मॉलडीव्स क्यों पसंद आता है? वो बहुत शांत है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि वहाँ मार्केट नहीं है, मॉल्स नहीं है, वहाँ शोर नहीं है, शराबा नहीं है। वहाँ पे हर आइलैंड वहाँ पे 1 किलोमीटर में होता है लेंथ वाइज, अदरवाइज बहुत ही छोटा होता है। हर आइलैंड पे केवल 150-200 कमरे होते हैं। वो 150-200 कमरों में भोजन की व्यवस्था बटलर मेरे को कर देते हैं वो, तो मैं बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी खाता हूँ, तो मैं मांसाहार करता नहीं, अंडा मीट मांस मछली कुछ नहीं। तो वहाँ मिल जाता है, और कोई नहीं होता, बस समुद्र के बीच में आपका एक कमरा है, वहाँ बैठे आप आराम से वहाँ पे अपने सेल्फ मेडिटेशन में अपनी डेप्थ में जा सकते हो जितना मर्जी। और जब जब आता हूँ वहाँ से तो मैं नई गहराइयों के साथ और नए विजन के साथ वापस आता हूँ लौट के। भाई हमें भी चलना चाहिए। अब लग रहा है हमें भी जाना है। विजन की हमें जरूरत है। जो भी लोग थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं ना, फेमस हो जाते हैं, आप देखना वो मॉलडीव्स पसंद करेंगे, कुछ नहीं हाँ, करते, सर, वो प्राइवेसी बहुत है। सर ये अभी जैसे इंडिया का रहता है। हाँ वो इंडिया का, इंडिया का रहता है। सो इंडिया में आई थिंक मैं कहीं नहीं जाना पसंद करता, एक्सेप्ट फॉर कहीं कुछ मुझे आध्यात्मिक धार्मिक जगह पे जाना हो तो वो मैं जाता हूँ। अभी मैं गया जी गया था अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। कामाख्या देवी टेम्पल गया था। वृंदावन के अलावा नवद्वीप बंगाल में मायापुर है, वहाँ बचपन में मैं वैष्णो देवी हर महीने जाया करता था। तो इंडिया में मैं किसी टूरिस्ट स्पॉट पे नहीं जाता, खाली आध्यात्मिक धार्मिक स्थल कवर नहीं हो पाते, पहले वही बस कवर करते रहता हूँ। अभी मैं तिरुपति जा रहा हूँ थोड़े दिनों में। तो इंडिया मीन्स भारत, और भारत मतलब जहाँ पे माँ भारती ने आपको बहुत सारे ऐसे दिव्य स्थान दिए हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन मुश्किल से मिलता है, भारत में और भी मुश्किल से मिलता है, और भारत में मिलने के बाद आपको इतने संतों की कृपा तो वो और ज़्यादा दुर्लभ है, तो वो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी तो उसको ख़राब नहीं होने देता यहाँ पे। तो इंडिया में देयर इज़ नो टूरिस्ट स्पॉट दैट आई गो। सर जैसे आपने भी मेंशन किया कि बार्टल हो जाता है, ये एक जो इन्फ्लुएंसर कल्चर आया है कि हम लोग भी जैसे जाते हैं बार्टल में कि हाँ आपको रील्स दे देंगे, स्टोरीज, और
इसके ऊपर का आपका क्या टेक है जो बहुत इन्फ्लुएंसर, जैसे बढ़िया। आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप इन्फ्लुएंसर भी बहुत बड़े हो। हाँ बहुत बढ़िया। मैं तो कपड़े नहीं, पैसे नहीं खर्च करता हाँ हूँ। यही सब हाँ, मजा आता है सब इसमें ना। कपड़े बार्टर में आ रहे हैं। हाँ अच्छे अच्छे ब्रांड लाते हैं, बोलते हैं आप ये कपड़े हमारे पहन लो, है कि नहीं। फोटो में नीचे लिख देना बस ये वाले ब्रांड का नाम था कभी कभी, ठीक है। अच्छा रहता है, पैसे बचाए, कैश आउटफ्लो बचेगा, हाँ सब बढ़िया है, मतलब इम्पोर्टेंट है। बहुत मजा आता है इसमें। अरे मेरे को तो बहुत आता है मजा। पैसा लगाएंगे वापस बिजनेस में, अपने कपड़ों पे कौन लगाए पैसा, है कि नहीं। कपड़े इतना अगर फ़ायदा मिल सकता है तो ले लेना चाहिए। हाँ लेकिन इसमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक कंपनी आई थी मेरे पास, तो 5 करोड़ रुपये उसने ऑफर किए थे मुझे कि आप हमारे ब्रांड के बारे में बताओ लोगों को, और लिंक से जितना पैसा भी आएगा, क्या बोलते हैं उसको, एफिलिएट Affiliation marketing, तो वो भी आपको मिलेगा, और प्लस 5 करोड़ हम अपफ्रंट दे रहे हैं आपको। वो उसका स्टडी कर लिया था, उसको घुसने नहीं दिया हमने अपने ऑफिस में दोबारा। बिटकॉइन वाला आ जाए तो बिटकॉइन वाले को तो मालूम है कि उसको चपट चुपट पड़ जाएगी, तो उसको पहले भगा देते, हम आने नहीं देते। बिटकॉइन वाले ने 2, 5, 7, 8, 10 करोड़ की कई डील्स आई हमारे पास, ले लो आप ऐसे कर लो। इम्पॉसिबल है। क्यों सर? ना सर देखो, बिटकॉइन इज़ नॉट बिजनेस, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वॉलेटाइल है। उसका ऊपर जाना और नीचे आना आपके हाथ में नहीं है, उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी आपके हाथ में नहीं है। और जो मेरे हाथ में नहीं है कम्प्लीटली, जो मेरे कंप्लीट कंट्रोल से बाहर है, वो गैम्बलिंग है। और लोगों को गैम्बलिंग की तरफ मैं लेके जाऊँ वो होने नहीं दे सकता मैं। तो इसलिए बिटकॉइन से अगर शेयर मार्केट का कोई मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है तो वो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि शेयर मार्केट प्रिडिक्टेबल है। शेयर मार्केट में मैं अपने डिसीजन से अपने रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। मेरे को चार्ट्स का एनालिसिस मैं सीख सकता हूँ। अगर मैं फंडामेंटल सीख गया या टेक्निकल सीख गया, दोनों सीख गया, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। वो संभावना है, वहाँ भी डूब सकता है, लेकिन वहाँ मेरे पास में संभावना है, स्किल सेट बिल्ड करके मैं रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास उसमें इन्वॉल्व है। बिटकॉइन में मेरा कोई प्रयास इन्वॉल्व नहीं है, बिटकॉइन कंप्लीट सट्टा है, तो वो नॉनसेंस है, और वो उसको मैं बिल्कुल कभी फेवर नहीं करूँगा। और जो उसमें जा रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आना चाहिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेरे को गाली दे रहे हैं, यानी कि वो घोर अज्ञानता के लक्षण प्रकट कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से दूर से प्रणाम। और सर बैटिंग ऐप आजकल बहुत चल रहे हैं, पूरा क्रिकेट तो आजकल इसी के अराउंड होता है, इसमें भी आपको यही सेम मानना है? इसका मुझे नॉलेज नहीं है बैटिंग में, मैं कितना, अगर बैटिंग में मेरा नॉलेज स्किल सेट इन्वॉल्व है और गैम्बलिंग नहीं है, देन इट इज़ ओके। और अगर उसमें मेरा नॉलेज एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड नहीं है, कंप्लीटली चांस बेस्ड है, तो वो सट्टा है, तो नहीं करना चाहिए। तो मैंने प्रिंसिपल बता दिया, डिटेल आप खुद ढूंढ लो। सर म्यूजिक, संगीत बताइए, आप किस तरह का सुनते हैं? देखो 2 तरह का म्यूजिक, संगीत ज़्यादा पॉपुलर होता है मेरी दृष्टिकोण में, जो मैं डिवाइड कर देता हूँ। एक जिससे भगवान का गुणगान होता हो, एक जिससे अपनी इंद्रियों को तुष्टि होती हो। तो वो जिससे भगवान की इंद्रियों को तृप्ति होती हो, वो म्यूजिक बहुत बढ़िया रहता है, सतोगुणी होता है। फिर होता है रजोगुणी म्यूजिक, जिससे आपकी इंद्रियाँ उत्तेजित होती है और आप नृत्य करते हैं अलग प्रकार से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ठीक है, मैं सुनता हूँ म्यूजिक। अरिजीत वाला जो है वो किसमें आता है? इट्स नॉट अबाउट अरिजीत, इट्स अबाउट, मेरे को कोई भी गाना सुना दो आप, हाँ। मैं वो गाने में अगर मेरे को मेरा बिजनेस समझ में आ रहा तो मैं सुनता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, ये बड़ी, इसमें बहुत डेप्थ है। हर चीज में बिजनेस हाँ, आप business ढूंढ है। लेते हो? नहीं, मैं ढूंढता नहीं हूँ, मुझे दिख जाता है। समस्या थोड़ी अलग है मेरी। आपको गाना सुनाऊँ, मैं बताऊंगा ये काम का है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक गाना चल रहा था पीछे, विवेक ओबरॉय आए थे, तो हमारे यहाँ जो डीजे है ना स्टेज पे, अपने बहुत खास दोस्त है, अपने इवेंट में रेगुलरली आते हैं। तो विवेक ओबरॉय के बाद ना उन्होंने बजा दिया गाना तेरे लिए ढूंढूं जमाना में, तो क्या था आगे, ढूंढूं दीवाना बनके तेरे लिए, छोड़ दे खुदाई मैंने तेरे छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए। तो मेरे को लगा मतलब ये ऐसा चल रहा है जैसे शॉपकीपर है, वो कह रहा है मैंने सब कुछ छोड़ के दुनिया सजाई मैंने तेरे लिए, कस्टमर को बोल रहा है। हाँ, मैंने घर बार को छोड़ दी तेरे लिए, कस्टमर आया ऐसा करके, उसके मन में फीलिंग आ रहा है करके। तो मेरे को पता नहीं, वो गाना बजते ही मुझे वो दुकानदार विजुअलाइज हुआ, और सामने कस्टमर आ रहे हैं और उनको इतना प्रेम तेरे लिए। फिर क्या हुआ कि मेरा एक कॉलीग है, उसने अपना व्हाट्सएप पे डीपी लगाया हुआ, और डीपी में पीछे गाना चल रहा है, कौन दिशा में लेके चला रे बिठुई, उसका नया रीमिक्स है, बड़ा प्यारा। तो मैंने गाना सुना, कौन दिशा में लेके चला रे बिठुइया, द ड्राइवर इज टेकिंग यू इन सम डायरेक्शन, जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। क्या इंस्पायरिंग लाइन लगी मेरे को कि मैं ऐसे किसी डायरेक्शन में जिंदगी में जाऊंगा ही नहीं, थोड़ा रुको, लेट मी चेक। इसका मतलब क्या, रिव्यू साइकिल्स, इंप्रूवमेंट साइकिल्स, किस डायरेक्शन में जा रहे हो भाई लाइफ में, रोको जरा अपने आप को चेक करो, एंड देन मूव फॉरवर्ड। सो प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, पीडीसी साइकिल चल गई मेरी वो गाना सुनते। आप कोई भी गाना सुना होगा ना, मेरा दिमाग वैसे ही काम चलता है। एक गाना मुझे किसी ने भेजा जिसमें राधे माँ एक स्पिरिचुअल लीडर है, मैं उनको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में जानकारी नहीं रखता, पर वो डांस कर रहे हैं उसमें। वो चल रहा है गाना, कौन सा चल रहा है, बहुत पुरानी पिक्चर का गाना था वो,
एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। जैसे ही गाना चला तो मेरे को लगा ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का गाना है। समझो गाने को कि मैं एक कस्टमर बड़ा है मेरे पास, उसके भरोसे पे बाकी सबको भूल के बैठा हूँ। इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क व्हेन योर मैक्सिमम रेवेन्यू इज कमिंग आउट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, है ना। अब आप केवल 2-3 कस्टमर के भरोसे पे बैठे हो, सबको छोड़ रखा है। जिस दिन वो 2-3 कस्टमर हिले आपका गेम ओवर। तो इसलिए ये गलत है। तो अपना क्या है, वो गाना चलाया उसने, वो जो अरिजीत सिंह आप बोल रहे थे, उसका कौन सा गाना था वो, हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं। नॉनसेंस। क्या बेवकूफ आदमी, तेरे को मालूम किस गली जा रहा है, तेरे को ठिकाने का पता नहीं, तू कहीं नहीं पहुंचेगा जिंदगी में, है कि नहीं। आपको पता रहना चाहिए मेरे को किस गली में जाना है। कोई भी गाना सुना होगा ना, आपको यही लगेगा कि हमारा कनेक्शन ही वहीं से चलता है। तो ये आइडेंटिटी की बात है, अपने बिलीफ की बात है। आपको वही सुनाई पड़ेगा जो आपके काम का, बाकी सब हट जाएगा। अब अगर कोई वहाँ पे मतलब पतली कमरिया मेरी हाय 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 गाना चलेगा, तो हो सकता है कि मैं सोच लूँ कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है, भाई 6 पैक ऐप पे काम करना है, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा, अपने हेल्थ के लिए काम करना है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आइडेंटिटी। आप क्या बिल्ड कर रहे हो, आप क्या बन रहे हो, आप क्या जिंदगी में हो, आप कौन हो। आप सच बता रहा हूँ, मतलब आप, जब एक गाना बजा था, मैं कहीं नाई पे बाल कट रहा था, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। अब यू शुड थिंक अबाउट योर सब्सक्राइबर्स, है ना। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, मेरा सब्सक्राइबर का मेरे को रिटर्न रेट ज़्यादा चाहिए, मेरे को उनका रिपीट रेट ज़्यादा चाहिए, उनका शेयर रेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब लेकिन इसी में अगर आपने लड़की को दिमाग में रख लिया तो गेम ओवर। सर प्रॉब्लम भी वहीं पे ही है। So I think that's my understanding of music. I'm a little different person. सर अब हमारे दिमाग में भी है, हम गाने सुन रहे होंगे तो हाँ सर ऐसे सोचते हैं। सर जवान देखी आपने? नहीं, अभी देखनी है। कल मेरी विवेक ओबरॉय से बात हो रही थी, उन्होंने बताया इसमें अलग अलग इमोशंस कवर्ड हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे इमोशंस कवर्ड हुए हैं, एंड देन ही एक्चुअली ग्लोरीफाइड द मूवी ऑल्सो। काफ़ी उन्होंने तारीफ करी उसमें, तो मेरे को लगता है कि आई विल ट्राई टू सी दैट। लेकिन उससे पिछली मैंने पठान देखी थी, वो मैं बीच में उठ गया था, पैथेटिक मूवी थी। सो इट्स नॉट पठान, इट वाज पैथेटिक। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप सबको मोटिवेट करते हो, सब आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको भी कभी लो फील होता होगा तो ऐसे मुझे भी आपको मोटिवेशन चाहिए होती होगी कभी? किसी जीवित इंसान का नाम लीजिएगा जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। हाँ। नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे को अपनी टीम से मोटिवेशन मिलता है, और मेरे को अपनी ऑडियंस से मिलता है। जब आप उनको इंस्पायर करते हो तो आपको इंस्पिरेशन अपने आप आ जाता है। जिस रास्ते से गंगा बहती है वो स्थान अपने आप पवित्र हो जाता है। तो जब आप दूसरों को मोटिवेशन देते हो तो खुद को भी मिलता है करके। तो आई थिंक आप यू हैव टू बिकम सेल्फ स्टार्ट, नॉट पुश स्टार्ट। व्हाई डू आई नीड समबडी टू कम एंड मोटिवेट मी एवरी टाइम? बॉस टेल मी व्हाई? नो, देन आई एम सर्कमस्टेंशियल, देन आई एम डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस। ये मोटिवेट करेगा तो चलूंगा, नहीं करेगा तो गिरूंगा, वो नॉनसेंस। आपके पास में इतना दम होना चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी हो अपन बाउंस बैक कर सकते हैं। सामने कुछ भी आ रहा हो, अपन प्लास्टिक पेंट बन जाए, मेरे पास कुछ चिपके नहीं, सब नीचे गिर जाए। दैट्स इंपॉर्टेंट। इसीलिए जब आपको जो चीज़ नहीं मिल रहा, जो चीज़ आप दूसरों से अपेक्षा कर रहे हो, वो आप उनको देना शुरू कर दो, आप पवित्र हो जाओगे, अपने आप मिलेगा आपको। सो आपको लगता है रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, दूसरों को दो। आपको लगता है ट्रस्ट नहीं मिल रहा, दूसरों को दो। टू गेन ट्रस्ट एक्सटेंड ट्रस्ट, रूल यही है। जो चीज़ आप दूसरों से मांग रहे हो वो आप उनको दे दोगे तो अपने आप मिल जाएगा आपको। बिकॉज व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गेव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि। जब आप देते हो उससे ज़्यादा जो आपको मिला, आपको मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा जो ज़्यादा आपने दिया। खुद सिंपल फिलॉसफी क्लियर होगी ना, लाइफ में दिक्कत नहीं आती। इसलिए प्रिंसिपल बता दिया, डिटेल सारे अपने आप ढूंढ लेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और इतना कुछ हमें, तो कई चीज़ें आज हम सोचेंगे बैठ के कि सर से बात करने के बाद हाँ ऐसे भी तो सोच सकते हैं हम चीज़ों को। बहुत शुक्रिया सर। और बड़े जेन्युइन बंदे हो आप दोनों। आप भी हो गए अब तो सर हमारी गैंग में। अरे हमने एक गैंग बना रखी है, जेन्युइन गैंग। हाँ, तो जो भी हमारे साथ पॉडकास्ट करते हैं हाँ, तो वो भी हमारी गैंग में शामिल हो जाते हैं। आगे आप भी हो गए आज। मैंने भी शुरू किया था चैनल अपना, तो कोई देखता ही नहीं था। तो जितने व्यूज आते थे वो खुद के देखे हुए आते थे। कितनी बार देख लिए? 5 व्यू, एक बार और देख लेता हूँ खुद हाँ, के। मैं तो मम्मी के फोन से ऐड चलाता था कि 1 रुपया बन जाएगा। नहीं, फिर तो रास्ते में अपने को जो मिल जाता था, ऑटो वाला मिल गया, भाई सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच सर। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। सब्सक्राइब करो, जेन्युइन बंदे। कब से बोल रहा हूँ, सुन नहीं रहे हो? मेरी बात को सुन लो, मान लो, सब्सक्राइब करो। इनके चैनल का नाम है जेन्युइन बंदे। हाँ? जेन्युइन बंदे। जेन्युइन बंदे, तो वही तो बोल रहा हूँ मैं। इसको काटना मत, इसको ऐसे ही लेना। मैं अभी भी नहीं मान रहा। जेन्युइन बंदे सब्सक्राइब करो, मैं अपना स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, मैंने कर दिया है। लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।